सोचिए कि आपने करोड़ों डॉलर खर्च करके दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं। वो अमेरिका से भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं और आप बस इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तभी खबर आती है कि जहाज को बीच रास्ते में ही रोककर वापस भेज दिया गया है। पहली नज़र में तो यही लगता है कि शायद कोई तकनीकी खराबी होगी, पर अगर इसके पीछे दो देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों की एक बड़ी कहानी छिपी हो तो। आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो इसी घटना की पड़ताल करता है। ये कहानी सिर्फ 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की नहीं है, बल्कि ये भारत और तुर्की के बीच चल रही एक शांत एक कूटनीतिक लड़ाई का सबसे ताज़ा उदाहरण है। और हमारा मकसद इस एक घटना के जरिए उस पूरी तस्वीर को समझना है। यह समझना कि तुर्की का ये कदम अचानक नहीं उठाया गया। इसके पीछे पाकिस्तान से उसकी बढ़ती दोस्ती है, भारत की बदलती विदेश नीति है और एक ऐसी डिजिटल जंग है जो सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। तो चलिए इस कहानी के हर पहलू को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जरा इस हेलीकॉप्टर डील और उस दिन असल में हुआ क्या था, उसे विस्तार से समझते हैं। ये कोई नई डील तो नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी 2020 में शुरू हुई थी, जब भारत ने बोइंग कंपनी के साथ लगभग $600 मिलियन में 6 AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। अच्छा, 2020 वाली डील। और ये तो आखिरी बैच था जो आना था। जी, ये भारतीय सेना के लिए खरीदे जा रहे थे और ये उस सौदे का आखिरी जत्था था। तो इनका आना भारत के लिए काफी अहमियत रखता था। और इन्हें लाने का जिम्मा एक यूक्रेनी कार्गो एयरलाइन पर था। ये भी कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ये पहले भी ऐसे बड़े बड़े शिपमेंट्स ला चुके हैं। हाँ, ये कंपनी दुनिया के सबसे बड़े कार्गो जहाज एंटोनोव N-124 का इस्तेमाल करती है। ये इतने बड़े होते हैं कि इनमें टैंक तक आ सकते हैं, तो हेलीकॉप्टर लाना इनके लिए आम बात है। इनका रास्ता भी पहले से तय था, अमेरिका से यूके, फिर यूरोप पार करके तुर्की और वहां से भारत। एक स्टैंडर्ड आजमाया हुआ रूट था। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? जहाज तुर्की तक पहुंच गया था? नहीं, जहाज यूके से तुर्की के लिए निकला ही था कि बीच रास्ते में तुर्की के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक संदेश आया। संदेश साफ था, आप हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस इतना ही? हाँ, अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात बहुत सख्त नियमों पर चलता है। ये फिक्स्ड एयर कॉरिडोर होते हैं और कोई भी देश बिना किसी ठोस वजह के, खासकर एक सिविलियन कार्गो जहाज के लिए, अपना एयर स्पेस बंद नहीं करता। पायलट के पास कोई चारा नहीं था, उसे जहाज वापस अमेरिका ले जाना पड़ा। ये तो बहुत ही अजीब बात है, अचानक से अपना एयर स्पेस बंद कर देना, वो भी एक तय रूट वाले जहाज के लिए। तो सवाल उठता है, तुर्की ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कोई आधिकारिक वजह बताई? आधिकारिक तौर पर तो तुर्की ने कहा कि इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसे एक रूटीन ऑपरेशनल मुद्दा बताने की कोशिश की, लेकिन कूटनीति में समय और संदर्भ वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मतलब टाइमिंग। बिल्कुल, ये घटना ठीक उस वक्त हुए जब कुछ ही दिन पहले भारत ने तुर्की के नेशनल डे समारोह का बहिष्कार किया था। दिल्ली में तुर्की की एम्बेसी ने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें भारत सरकार का कोई भी मंत्री या बड़ा अधिकारी शामिल नहीं हुआ। अच्छा, तो ये एक तरह का जैसे को तैसा वाला जवाब था। मतलब आपने हमारे कार्यक्रम का अपमान किया तो हम आपके जरूरी सामान का रास्ता रोक देंगे। इसे आप एक कूटनीतिक संदेश कह सकते हैं। देखिए, एयर स्पेस ब्लॉक करना कोई जंग का ऐलान तो है नहीं, ये सीधे तौर पर टकराव मोल लेना भी नहीं है, लेकिन ये अपनी नाराजगी जताने का एक बहुत साफ और असरदार तरीका है। तुर्की ये संदेश दे रहा था कि भारत अगर उसके महत्व को नज़रअंदाज करेगा तो उसके पास भी भारत को परेशान करने के तरीके हैं। लेकिन ये सिर्फ नेशनल डे के बहिष्कार का मामला तो नहीं लगता। पिछले कुछ सालों से तुर्की और पाकिस्तान के बीच दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी होती दिख रही है। कश्मीर के मुद्दे पर भी तुर्की ने कई बार पाकिस्तान का साथ दिया है। क्या इस घटना को उस बड़े संदर्भ में भी देखना चाहिए? बिल्कुल, यही इस कहानी का सबसे अहम पहलू है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन की एक महत्वाकांक्षा है खुद को इस्लामिक दुनिया के एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित करना। इस कोशिश में वो पाकिस्तान को एक अहम साथी के तौर पर देखते हैं। और दोनों के बीच रक्षा सौदे भी बढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन और दूसरे हथियार दे रहा है, तो जब तुर्की भारत के हेलीकॉप्टर्स का रास्ता रोकता है तो वो सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी एक संदेश दे रहा होता है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये भारत के खिलाफ एक तरह से गुट बनाने की कोशिश है। तो ये लड़ाई सिर्फ हवाई रास्तों और कूटनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं है। आज के जमाने में एक और मैदान है जहां ये जंग लड़ी जा रही है,
और वो है डिजिटल दुनिया। हमारे स्रोतों में इसका भी जिक्र है कि सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ एक संगठित अभियान चल रहा है। हाँ, और ये कोई मामूली ट्रोलिंग नहीं है। ये एक योजनाबद्ध डिजिटल वॉरफेयर है। पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट्स देखें तो पता चलता है कि भारत के खिलाफ ऑनलाइन नफरत फैलाने वाले अभियानों में 3 देश सबसे आगे रहे हैं: पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान। इनका काम करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? मतलब ये कैसे काम करता है? ये लोग पुरानी या किसी और देश की या फिर बिल्कुल ही असंबंधित घटनाओं के वीडियोस उठाते हैं। उन्हें एडिट करके एक झूठी कहानी के साथ पेश किया जाता है, जैसे ये भारत में हो रहा है। फिर हजारों फेक अकाउंट्स और बॉट्स की मदद से कुछ खास हैशटैग्स जैसे हैशटैग इस्लामोफोबिया इन इंडिया को ट्रेंड कराया जाता है। अच्छा। मिनटों के अंदर हजारों ट्वीट्स हो जाते हैं और दुनिया भर में ये महसूस होने लगता है कि भारत में वाकई कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसका मकसद भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करना है। मतलब सच और झूठ का पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये तो बहुत खतरनाक है। जाहिर है, जब 2 देशों के बीच जमीन, हवा और अब डिजिटल दुनिया में भी इतना तनाव हो, तो उसका असर उनके व्यापार पर भी नजर आता होगा। पैसे रुपए के मामले में क्या स्थिति है? असर दिख रहा है और साफ दिख रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022-23 में भारत ने तुर्की को लगभग $6.5 बिलियन का सामान बेचा था, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद 2023-24 में ये आंकड़ा घटकर $5.2 बिलियन पर आ गया। मतलब सीधे सीधे $1.3 बिलियन की गिरावट। ये कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं है। $1.3 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। तो क्या ये भारत के लिए चिंता की बात है? अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत का कुल निर्यात लगभग $450 बिलियन का है। उसमें तुर्की का हिस्सा मुश्किल से 1 से 1.5% है। भारत जो सामान तुर्की को बेचता है, जैसे गाड़ियों के पुर्जे, टेक्सटाइल, मशीनरी, उसके लिए दुनिया में कई और बाजार मौजूद हैं। भारत आसानी से ये सामान किसी और देश को बेच सकता है। अच्छा, तो भारत पर इसका असर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन तुर्की का क्या? क्या वो भारत जैसे बड़े बाजार को खोने का जोखिम उठा सकता है, खासकर जब उनकी अपनी अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। तुर्की इस वक्त एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उनकी करेंसी लीरा दुनिया की सबसे तेजी से गिरने वाली मुद्राओं में से एक है। आपको अंदाजा देने के लिए बताती हूँ, 2021 में एक तुर्किश लीरा की कीमत लगभग 8 भारतीय रुपए थी। 8 रुपए? और आज एक लीरा सिर्फ 2 रुपए का रह गया है। सिर्फ 2 रुपए? मतलब 3 साल में 75% की गिरावट। ये तो भयानक है। भयानक ही है। सोचिए, वहां के आम नागरिक की बचत की कीमत कैसे भाप बनकर उड़ गई होगी। महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में भारत जैसे एक बड़े और स्थिर व्यापारिक भागीदार से दुश्मनी मोल लेना तुर्की के लिए आर्थिक रूप से आत्मघाती हो सकता है। भारत से उलझकर वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो अगर हम पूरी स्थिति को समझें, तुर्की ने हेलीकॉप्टर रोके, भारत ने नेशनल डे का बहिष्कार किया, डिजिटल दुनिया में जंग चल रही है और व्यापार भी घट रहा है, तो अब आगे क्या? सबसे जरूरी सवाल, उन 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का क्या होगा? क्या वो भारत पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। तुर्की का एयर स्पेस बंद होने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब वो जहाज मिस्र के रास्ते आ सकता है या ग्रीस और इजराइल के ऊपर से उड़कर भी भारत पहुंच सकता है। इसमें शायद कुछ दिन या हफ्तों की देरी हो सकती है, कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेकिन हेलीकॉप्टर भारत आएंगे, ये तय।